ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज है 9 मार्च, ठीक है। और तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। हम लोग इसे देखेंगे गौती के क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला बिहार स्पेशल है। देखिए, तो बिहार के जैविक उत्पाद को मिला विशिष्ट पुरस्कार, ये क्या है और ये है क्या। तो देखिए, और कहाँ पे मिल गया। तो अभी मुंबई के नेहरू सेंटर में, कहाँ पे भाई, कहाँ, ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुंबई के नेहरू सेंटर में आयोजित एग्रो और वर्ल्ड जैविक एक्सपो 2022 में बिहार के जैविक उत्पादों को विशिष्ट पुरस्कार दिया गया है। जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो बिहार के जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जैविक अंगीकरण व प्रमाणीकरण से लाभान्वित 15 किसानों और इससे संबंधित पदाधिकारियों ने भाग लिया था। इन किसानों ने विशिष्ट जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया था इस एक्सपो में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपो में विश्व के 7 देशों ने भाग लिया तथा भारत के 13 राज्य और जैविक खेती से जुड़े सैकड़ों संस्थानों ने भाग लिया। एक्सपो में बिहार के जैविक उत्पाद को श्रेष्ठ घोषित किया गया है। मतलब कि जो एक्सपो हुआ था इसमें बिहार का जो भी उत्पाद है उसे श्रेष्ठ घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे नेशनल राष्ट्रीय खबर में आ जाते हैं। तो भारत में 20 वर्षों में 20% प्रजाति खत्म हो गई है। 20 वर्षों में 20% प्रजाति खत्म हो गई। ये क्या है भाई, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, जिसको हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं ना। तो अभी हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ने एक आंकड़ा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पिछले 20 वर्षों में भारत के 20% प्रजाति खत्म हो गई है। तो मानवीय गतिविधि के कारण दुनिया में हर दिन 150 प्रजाति और हर साल करीब 18,000 से लेकर के 55,000 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अगले 30 वर्षों में प्रत्येक 8 में से 1 पौधे की प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक ना, पर्यावरण वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। ये कौन है भाई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई को ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक संगठन है जिसकी स्थापना, ठीक है ना, कब की गई थी भाई, 1916 में की गई थी। इसका यही काम है, रेड डाटा बुक ये जारी करता रहता है। और इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम, ये क्या है भाई, राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, अभी 1 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रपति भवन में एक नया, समझो कि एक पार्क बना दिया गया है जिसका नाम रख दिया गया आरोग्य वनम, ठीक है ना। और इसे आम लोगों के लिए भी खुला छोड़ दिया गया है। मतलब जो भी लोग राष्ट्रपति भवन घूमने जाएंगे वे आरोग्य भवन को भी घूमेंगे। जो राष्ट्रपति भवन है, ठीक ना, अब लोग जाते हैं घूमने के लिए टिकट लेके, वहाँ कोई भी जा सकता है लेकिन उसके लिए टिकट लगता है ना। तो देखिए, अब 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वनम को योग्य मुद्रा में बैठे मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। इसमें लगभग 215 जड़ी बूटियाँ और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उसके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय, ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री, ठीक है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो इस कार्यालय की स्थापना देश के अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व को उजागर करने के लिए की गई है। शुरू के 5 सालों में जो शुरू के 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना का जो कार्यालय है पुणे में है, ठीक है। और भारतीय
भारतीय उच्च कटिबंधीय मौसम विज्ञान पर ये आधारित रहेगा। उसके बाद से ये अपनी सुविधाएं देना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर की नारी शक्ति अभियान, ये क्या है भाई पूर्वोत्तर की नारी शक्ति अभियान, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर की नारी शक्ति कार्यक्रम का शुरुआत किया है। जी किशन रेड्डी ने इसका शुरुआत किया है। तो यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है ना। तो और इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं एवं लड़कियों के असाधारण प्रयासों को मान्यता देते हुए नारी शक्ति सप्ताह के रूप में भी इसे मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओशियन सम्मेलन 2022। ये क्या है ओशियन सम्मेलन 2022? तो देखिए अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, कहने का मतलब IIT मद्रास, IIT मद्रास है, ठीक ना। अभी IIT मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशियन 2022 सम्मेलन का मेजबानी किया है। तो यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया गया है। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह हर 2 साल में एक बार होता है। तो ओशियन सम्मेलन 2022 का जो थीम है इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन। इंस्पायर, इनोवेट एंड सस्टेन इसका थीम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टेट स्पेशल हेरत महोत्सव। हेरत महोत्सव क्या है और कहाँ पर मनाया जाता है? तो जो हेरत महोत्सव है ये कश्मीर में मनाया जाता है। तो देखो, तो अभी जम्मू कश्मीर में हेरत महोत्सव मनाया गया है। ये क्या है तो मैं बताता हूँ ये क्या है। तो आमतौर पर हम लोग जिसे महाशिवरात्रि के रूप में जो जानते हैं, तो कश्मीरी पंडितों के द्वारा उसे हेरत महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार भगवान शिव और पार्वती के विवाह या फिर सालगिरह का प्रतीक है। इस दिन हिंदू लोग देवी देवताओं के सामने अखरोट बांट कर मनाते हैं। मतलब कि ये लोग उन्हें अखरोट चढ़ाते हैं। हम लोग दूध चढ़ाते हैं, ये लोग अखरोट चढ़ाते हैं और अखरोट से ही पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऊंट संरक्षण और विकास नीति। ये क्या है? ऊंट संरक्षण और विकास नीति, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। भाई ये कौन कर रहा है? भाई राजस्थान कर रहा है। रुको, ये कश्मीर का था, ये कश्मीर का था और ये है राजस्थान। अभी राजस्थान सरकार ने ऊंट के संरक्षण के लिए विकास नीति को लागू करने की घोषणा की है। क्यों की ये भी जान लेते हैं। तो ऊंट राजस्थान का मुख्य पशु है या फिर प्रमुख पशु है, जो भी कह लीजिए, तथा राजस्थान को ऊंट का घर भी कहा जाता है। तो देश में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अब 2 लाख से भी कम ऊँट बचे हैं। अब 2 लाख से भी कम ऊँट बचे हैं। और 2012 से जो 2012 से 2019 के बीच में करीब ऊँटों की संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा कम हो गई है। 1.5 लाख ऊँटों में गिरावट देखी गई है। ठीक है ना। और अब ये संख्या करीब 2.52 लाख है। 2.52 लाख ऊँट अभी है वहाँ पे, लेकिन ये गैर सरकारी आंकड़ा है। लेकिन सरकार बोलता है कि वहाँ 2 लाख से भी कम ऊँट बचे हैं। आगे बढ़ते हैं। कोणार्क शहर पता होगा, ये सूर्य मंदिर है। ये कहाँ पे भाई? उड़ीसा में है। उसको उड़ीसा बोलो ना यार, उड़ीसा में, ठीक है ना। चलो, उड़ीसा या फिर ओडिशा पुराना नाम था, अब ओडिशा नया नाम है। कुछ भी बोलो, सब सही है। तो देखो, तो भारत के ओडिशा राज्य का कोणार्क शहर ग्रिड निर्भरता से हरित ऊर्जा में स्थानांतरित होने वाला पहला मॉडल शहर बन गया है। क्या मतलब इसका? तो सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो ओडिशा शहर में जो कोणार्क शहर है, यहाँ पर पहले जो भी बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो आती थी, अब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ना आकर के अब यहाँ पर जो बिजली है वो सोलर लाइट के थ्रू आती है। सोलर लाइट मतलब यहाँ के लोग अपनी बिजली खुद ही बनाने लगे हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा मई 2020 में ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सौर्यकरण के लिए एक योजना शुरू की गई थी। 2020 में एक योजना शुरू किया गया था कि ताकि इस पे आगे फ्यूचर में काम हो। तो यह पूर्व ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित सूर्य
देव को समर्पित मंदिर है। आपको पता है इसे किसने बनाया है? तो इसे नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनाया था। कहाँ गया है? यहाँ पे नरसिंह नरसिंह देव प्रथम, मैं प्रथम को वन लिख देता हूँ, ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ठीक है। और जिसको 1984 में विश्व, कहाँ गया? 1984, जिसको 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित भी कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यू अपॉइंटमेंट, संजीव कपूर। संजीव कपूर ये कि न्यू अपॉइंटमेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में विमानन कंपनी जिसका नाम है जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को अपना नया CEO चुन लिया है, अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें चुन लिया है। तो जो कपूर है जो है जेट एयरवेज के साथ 4 अप्रैल से जुड़ जाएंगे। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। अभी जो संजीव कपूर है ना, अभी ओबरॉय होटल से, अभी ये ओबरॉय होटल और रिजॉर्ट के प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं भाई। अब ये ओबरॉय होटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर उसके बाद 4 तारीख से ये आ जाएंगे जेट एयरवेज में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नहीं देखो, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स, ये क्या है भाई? बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी IIT कानपुर ने बनाया है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। कौन बनाया है भाई? IIT कानपुर। तो अभी IIT कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को बनाया है। तो बनाया है कि किस शोधकर्ताओं ने इसे बनाया है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए और रसायन आधारित कीटनाशकों के नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो यह पार्टिकल, ये जो नैनो पार्टिकल है, कृषि उत्पादकता वृद्धि करते हुए फसल जो भी फसल होगा ना, उसको संक्रमण कम होने देंगे या फिर उसके संक्रमण के जोखिम से ये बचाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, NMCG को विशेष जूरी पुरस्कार, ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? तो इसके बारे में जान लेते हैं ना। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 2 से 3 मार्च 2022 तक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। और ये उसका 9वां संस्करण था जिसे विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। नमामि गंगे परियोजना आपको याद होगा, जिसे 2014 में शुरू किया गया था। ये उसी के तहत सब कुछ किया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑथर नहीं, डेट नहीं, हाँ देखिए इम्पोर्टेंट डेट में आ जाता है ना, 1 मार्च बीत गया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो 1 मार्च को हमने मनाया शून्य भेदभाव दिवस, मतलब कि 0 डिस्क्रिमिनेशन डे। और 1 तारीख को हमने मनाया विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे के रूप में मनाया। ठीक है। 3 मार्च को हमने मनाया विश्व वन्य जीव दिवस को हम लोग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और विश्व श्रवण दिवस का मतलब वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया। आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया, मतलब कि नेशनल सेफ्टी डे। और फिर 8 मार्च को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया। फिर आएगा 10 मार्च को हम लोग CISF का स्थापना दिवस मनाते हैं। लेकिन इस बार मार्च में ये 6 मार्च को ही मना लिया गया CISF का स्थापना दिवस समारोह। ये इसलिए मना लिया गया क्योंकि यूपी में 18 तारीख को भाई काउंटिंग होने वाला है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा 13 मार्च को हम लोग धूम्रपान निरोध दिवस के रूप में मनाते हैं और इसे हम लोग मार्च के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। फिर 14 मार्च आएगा। फिर 14 मार्च को हम लोग पाई डे मनाते हैं। और फिर 14 मार्च को ही हम लोग नदियों के लिए कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च को हम लोग विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं, मतलब कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में मनाते हैं। और 16 मार्च आएगा इसके बाद, इसको हम लोग राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाएंगे, नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में। फिर 18 मार्च को हम लोग आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाएंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। आगे बढ़ेंगे। 20 मार्च आएगा। 20 मार्च को हम लोग प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और फिर विश्व गौरैया दिवस मनाएंगे, वर्ल्ड स्पैरो डे के रूप में। फिर आता है 21 मार्च को हम लोग विश्व वानिकी दिवस, इसको हम लोग वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे बोलते हैं और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। और फिर विश्व कवि दिवस का मतलब वर्ल्ड पोइट्री डे के रूप में मनाते हैं। फिर आएगा 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस के रूप में मनाएंगे, वर्ल्ड वाटर डे। फिर 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे।
24 मार्च आएगा, 24 मार्च को हम लोग विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, या फिर इसको हम लोग वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी बोलते हैं। फिर आएगा 27 तारीख, 27 तारीख को हम लोग विश्व रंगमंच दिवस मनाएंगे, मतलब कि वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाएंगे। आगे चलते हैं। तो चलिए भाई लोग, हमारा आज का वीडियो यहीं तक। आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं फिर भी बताइए, बुरे लगते हैं फिर भी बताइए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। इतने देर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।